पैनल मेंबर्स, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और ये कोविड-19 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जिस मीटिंग पे हमने ये रखा है थ्रू प्रशंसा फाउंडेशन। हमारा एक एनजीओ और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के बारे में के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिसकी और डीएसटी के साथ हमारा मिलके काफी प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसमें हमारा मेन मुद्दा होता है कि हम गांव कस्बे पूरे देश में ओवरऑल साइंस की बातें करें, लोगों को अंधविश्वास से हटाएं और साइंस को लेकर हम आगे बढ़ें। तो आगे जब हम बढ़ने की बात करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई काम बिल्कुल जरूरी होता है। अभी हमारे अगर आप टीवी देख रहे होंगे, न्यूज फॉलो कर रहे होंगे, तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो एक छोटा सा एक एड आने लगा जिसमें कहा जाता था कि मास्क पहनिए और काम पे चलिए। तो वेल, कोरोना कहीं गया नहीं। ये हम सब यहाँ पे पढ़े लिखे और अच्छी फील्ड में काम करने वाले हैं, तो हमको पता है कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। वायरस कोई बीमारी आती है, ऐसे जाती नहीं है। पोलियो जब आया था तो हमें सदियों लग गए उनसे उससे लड़के उससे जीत पाने में, और तब जाके हम कह पाए कि अब हम पोलियो यहाँ पे बिल्कुल हटा चुके हैं। तो कोरोना के साथ भी कुछ यही मुझे यही लगता है कि कोरोना विल आल्सो फॉलो द सेम ट्रेंड। इसके साथ हमें कुछ दिन रहना सीखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो हमने इसीलिए ये मीटिंग बुलाई है, और आप सबको जो अलग अलग फील्ड में आप करते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप हमें अपनी राय दें और हमारे फॉलोअर्स उससे कुछ सीख सकें। तो मैं सबसे पहले मिस्टर संजीव कुमार सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए। ही इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ NOSTC नेटवर्क, न्यू दिल्ली। He's a very senior science communicator, and he has been managing several programs with Department of Science and Technology since 1999. तो सर, आपका आपने आपने इतने सालों से आप एक ये एनजीओ का काम कर रहे हो, और आपको एनजीओ का काम होता ही है जो लोगों के टच में आना है, उनसे उनकी एक्सपीरियंस शेयर करना है। गरीबों के साथ काम कर रहे हैं तो भी उनके पास जाना पड़ता है। तो आप हमें अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं, और कैसे हम यहाँ से, लाइक आफ्टर द लॉकडाउन, आफ्टर द पैंडेमिक, हम लोग कैसे वापस अपने काम पे चालू कर सके। तो जो मेरे दो दोस्त लोग या जो भी हमारे व्यूअर, श्रोता, हमारे फॉलोअर्स और हमारे मेंबर्स जो देख रहे हैं और वो एनजीओ चलाते हैं या किसी एनजीओ के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, और अपना काम भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमें अपने व्यूज प्लीज दें। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। अभी जो क्वेश्चन और मुझे जो असाइनमेंट दिया गया कि कोविड के ऊपर या कोरोना के ऊपर में जो साइंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो काम कर रही है संस्था प्रशंसा फाउंडेशन, हाँ, उसके विषय में मैं कुछ बताऊं। प्रशंसा फाउंडेशन एक अच्छी संस्था है और वो साइंस कम्युनिकेशन में अच्छा काम कर रहा है। मैं उनके सभी अधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं और उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वो इस समय में अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड का बात है, कोविड के ऊपर क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें जो हम लोगों का रोल हो जाता है, जो सोशल वर्कर हो जाते हैं, हम लोग साइंस कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जो उनका असाइनमेंट होता है उस पर हम लोग, और उनकी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जो अभी का सिनेरियो, अभी एक हफ्ते जो हम लोगों ने देखा है, सब टीवी पर सारे न्यूज आ रहे हैं, कुछ पेपर्स में आ रहे हैं, डिफरेंट मीडियाज के थ्रू जो न्यूज आ रहे हैं कि हम लोग कहाँ 16-17 पोजीशन पर थे इंडिया में, और आज हम लोग 4th पोजीशन में आ गए। कोविड पॉजिटिव के बारे में हो या डेथ रेशियो के बारे में हो, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब जहां तक इसको कंट्रोल करने की बात है, ये कंट्रोल गवर्नमेंट तो अपने सारे एफर्ट्स की है, गवर्नमेंट सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक हम लोग इसमें अपना हाथ नहीं बटाएंगे, हम लोग अपना काम नहीं करेंगे, हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस पर काबू पाना मुश्किल है। अभी एक बात तो सबों को अपने जहन में रखना पड़ेगा, अपने मन में ये बातें रखनी पड़ेगी और सबों को बताना पड़ेगा
कि आने वाले समय में अभी बहुत दिनों तक हम लोगों को इस वायरस के साथ में चलना पड़ेगा। इससे भी खतरनाक वायरस आए, आप सुने होंगे, स्वाइन फ्लू हुआ या फिर पोलियो की बात हुई, बहुत सारे हुए और इन सबों के वैक्सीन निकले। सबों को मालूम है कि वैक्सीन को तैयार होने में करीब करीब 2 साल लगते हैं, लेकिन इस कोरोना के लिए सारी कंट्री मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। अब जब तक इसका एक सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक प्रॉपर दवा नहीं मिल जाता है, तब तक तो हम लोगों को इस वायरस के साथ में ही जीना पड़ेगा। अब रही रेमेडी की बात कि क्या इस वायरस के साथ रहेंगे तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसा कि देखा गया कि जिसका इम्यून पावर, प्रतिरोधक क्षमता जिसके शरीर में अच्छी है, वो उसका इफेक्ट जो है शरीर पर इस वायरस का कम पड़ता है। सबसे पहला बचाव तो है तो हम लोग किस तरह से सैनिटेशन का काम करें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, वायरस हमारे हमारे शरीर तक या हमारे किसी अंग तक या हमारे घर तक आसपास में ना पहुंचे, इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम लोग इस उपाय को यदि कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो वायरस हमारे शरीर के अंदर में ना जाए। यदि वायरस हमारे शरीर के अंदर में जाता है, तो फिर जो है वो हम लोगों के लिए मुश्किल की बात हो जाती है। जब वायरस शरीर के अंदर जाता है तो सबसे पहले फेफड़ों के ऊपर वो इफेक्ट करता है और धीरे-धीरे फेफड़ों को इस तरह से वो डैमेज करता है कि बहुत और इतना जल्द वो डैमेज करता है, जो वो व्यक्ति सर्वाइव करने में उन व्यक्ति को दिक्कत होती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में इम्यून पावर बढ़िया है और वायरस उसके अंदर वो चला गया किसी भी तरह से, तो वो उसके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, जब वो इफ़ेक्ट करना शुरू करता है, तो हमारे शरीर के में जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो उसको बचा के रखती है। और ये आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन जारी किया है और उन लोगों ने कई चीजें बताए हैं कि वायरस किस-किस चीजों पर कितने-कितने देर तक कितने-कितने समय तक वो रहता है। जैसे हाथ यदि हमारे शरीर के किसी अंग में लगता है तो वो कितने देर तक रहता है, इसलिए बार-बार हाथ सफाई करने के लिए कहा जाता है। यदि हमारे कपड़ों पर है तो वो कितनी देर तक रहता है। हम यदि छींकते और खाँसते हैं तो वो वायुमंडल में कितनी देर तक रहता है। यदि हम खाँसते हैं तो वो कितने दूर तक जाके गिरता है, कितने दूरी तक वो इफ़ेक्ट कर सकता है। यदि हम लोग साँस ज़ोर-ज़ोर से साँस भी लेते हैं और साँस छोड़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति में वायरस है, उसको सांस के द्वारा भी वो वायरस बाहर निकलता है और वो वायुमंडल में उसका एक समय लिमिट किया गया है, इतने देर इतने समय तक रहता है। उस समय के बीच में, उस पीरियड के बीच में जो व्यक्ति उस या जो मनुष्य उस संपर्क में आता है, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात मेरा ये कहना है कि अपने आप को बचाओ। आप 2 गज की दूरी की बात क्यों करते हैं? इसलिए यदि हम खाँसते हैं तो 1.5 मीटर, पौने 2 मीटर की दूरी तक जो उसका वायरस है वो जाके गिरता है। तो यदि भूल से भी या कोई व्यक्ति यदि इन्फेक्टेड हैं तो उनके द्वारा उनसे निकला गया जो वायरस है वो उस बीच में गिर करके वो खत्म हो जाए। इसलिए 2 गज की दूरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सैनिटेशन की बात करनी चाहिए कि वायरस हमारे आस-पास तक ना आए। 2 गज की दूरी की बात करें तो हम जो है उससे थोड़ी दूर रहें। उसके बाद रही इम्यूनिटी बढ़ाने की बात, उसके कई-कई तरीके हैं। अ, अभी सरकार ने भी कहा है आयुष के द्वारा कुछ काढ़ा वगैरह पीने की बात कहा है, वो आप घर में कर सकते हैं। आयुष ने जो कहा है, रिकमेंड किया है, वो सारी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध होते हैं। सारी चीज़ें, कहीं बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई एक आध चीज़ छोटा-मोटा हो सकता है कि कभी ना मिले, लेकिन वो सारी चीज़ें घर में होते हैं। मैं प्रतिदिन उसको बनाता हूँ और प्रतिदिन मैं पीता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई रोग है या वो है तो मैं पीता हूँ। बस उसमें 2 कारण हैं। एक तो है क्या कि सुबह-सुबह गर्म पानी पीने की बात है। उसके साथ यदि वो मसाले जो भी वो आयुष मंत्रालय द्वारा
रिकमेंड किया गया काढ़ा है, उससे जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वो हमारे शरीर में जाते हैं। कल या परसों मैं टीवी में भी देख रहा था, बाबा रामदेव जी भी ये बता रहे थे कि ये चीजें जिनका काढ़ा बना करके पीजिए। तो उतना तो हम लोग करते ही हैं घर में। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा जो हमारे पैनल पर हैं, यदि जो लोग इस चीजों से अनभिज्ञ हैं, मुझे लगता है कि प्राय सारे लोग जानते होंगे। मैं बलबीर सिंह खद्दा जी को भी जानता हूँ, डॉक्टर बलबीर सिंह खद्दा जी को, वो भी काढ़े का प्रयोग करते हैं। और डॉक्टर कनकलता हैं या जो भी हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे आसपास के कचरे हैं, कचड़ों में भी वायरस रहता है, और जब गंदगी होगी, एक बार वायरस हो गया तो पूरे कचड़े भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को साफ सुफ करना चाहिए। तो इन सब चीजों को जितना आप लोग ध्यान में रखेंगे या हम लोग ध्यान में रखेंगे इसके लिए, और इस चीजों को ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों को अपने पास रखना है, इस चीजों को अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में, अपने आसपास में उन सबों को बताना है कि इस तरह से यदि करें, यदि थोड़े से प्रयास से यदि हम 2-4 आदमी को भी बचा पाए तो हमारा जो है सौभाग्य होगा, हमारा वो एक सक्सेस होगा। सरकार के साथ हम कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। और फिर मैं आगे जुड़ूंगा, तब तक मैं ओवर करता हूँ पल्लव जी को कि और सारे पैनलिस्ट को वो समय दें। पल्लव जी। थैंक यू मिस्टर सिन्हा। हेलो। आपके व्यूज बहुत ही वैल्यूबल थे, और हमने ये अच्छे से समझा कि वायरस किस तरह फैलता है। और बिफोर मैं दूसरे पैनल मेंबर के पास जाऊं, मैं एक बात ये डिस्कस करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस जो है, बहुत सारी जैसे डिजीजेस आते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, बट ये जो है ये एक सोशल स्टिग्मा के साथ आया है। जैसा कि हम कह सकते थे कि पहले एड्स के साथ था कि लोग एड्स अगर किसी को हो जाता था तो उसके उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहते थे, उसको उसको टच नहीं करना चाहते थे, उससे हर तरह की दूरी बनाकर रखते थे। और कोरोना वायरस में भी देखें तो एग्जैक्टली वैसा ही है। जैसे किसी को अगर कोरोना वायरस हो गया है और वो वापस जॉब पे जाना चाहता है, तो सारे एम्प्लॉयर्स को का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो अपनाए, ये नहीं कि इसको एक सोशल स्टिग्मा बना दे। और जिसको कोरोना वायरस हो गया है या जिसके खानदान में कहीं दूर दूर से कोरोना वायरस के केसेस निकले हैं, तो उसको उसको जैसे मतलब इंग्लिश में वो वर्ड होता है, उसको शन ना कर दे सोसाइटी से कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक प्रोडक्टिव मतलब कोरोना वायरस से सही तरीके से ये लड़ने का उपचार नहीं होगा। तो मैं ये मेरा एक विचार था। आगे पैनल मेंबर्स से जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं चाहूंगा कि वो लोग कुछ इस चीज पर भी राय रखें कि वो अपने वर्क प्लेस पे ये चीज कैसे करेंगे। अगर आप जानते हैं कोई कोरोना या उसकी फैमिली में कोरोना वायरस आया है और वो आपके दरवाजे पे आया है, तो आप क्या प्रिकॉशन रखेंगे? क्योंकि देखिए आज के डेट में अगर आप देखें तो हर दिन 12-12 हजार केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कोई लाइक आउट ऑफ अ सडन चांस नहीं होगा कि कोई आपके दरवाजे पे भी आ जाए, तो जिसे आप जानते हो कि शायद हाँ इसकी फैमिली में कोरोना वायरस निकला है, तब आप कैसे डील करेंगे? आगे के मेंबर्स जो बोले वो अगर आप इन पे ये राय रखना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में आया तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। नेक्स्ट मैं पैनल पे डॉक्टर कनकलता मैडम को बुलाना चाहूंगा। शी इज अ सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड ऑफ केवीके पंचमहल। She has experience of more than 30 years in agriculture field, and she has been helping farmers throughout the country. तो मैं मैडम को बुलाना चाहूंगा पैनल पे। और मैम आपके व्यूज, क्योंकि इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस है हमारा। और तो इसका मतलब ये भी है कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और उनका भी लेना देना, मंडी लेना, सामान लेने जाना, बीज लेने जाना, मार्केट, मतलब ऐसा नहीं कि किसान एक गांव में पड़ा रहता है। उसमें भी बराबर उतना ही इनपुट लगता है, उतनी ही एफर्ट्स लगती है। तो मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनल पे आए। पैनल पे जितने भी लोग हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ, और पल्लव जी प्रशंसा फाउंडेशन से हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आज उपस्थित हुए हैं और हम लोगों को इस पे अपनी राय रखने का मौका दिए हैं। धन्यवाद आपका। जहाँ तक की बात है, जो आपका विषय है कि कोविड-19 से कैसे प्रोफेशनल प्रिकॉशन हम क्या लें, क्या मेजर अपनाएं और कैसे काम करें,
तो आपने जैसा, हेलो, यस यस। हाँ, आपने जैसे बताया मुझे कि अ, मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ, आपने बताया पैनल को, तो ये सही है, पर इसमें जो काम है उस पर मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग किसानों के साथ डील करते हैं और किसान का काम तो बहुत ही मेहनत कश है, वो लोग मेहनत से काम करना पड़ता है और कहते हैं एक फ्रेज भी है कि ऑल कल्चर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि बेसिक जो हमारी जो ज़रूरत है वो है भोजन। भोजन के बिना हम एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है। तो एग्रीकल्चर का काम हमें करना ही पड़ता है और जहाँ तक जो हमारा काम होता है कि टेक्निकल सपोर्ट हम किसानों को देते हैं। टेक्निकल नो हाउ हम किसानों तक पहुँचाते हैं। हमारी संस्था कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से। तो अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई कि हम अभी उनको बुला नहीं सकते हैं, किसानों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हम नहीं कर पाने में असमर्थ हैं, इस कोविड को लेकर के। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें हारना नहीं है, कोरोना से फाइट करनी है और हर क्षेत्र में हम लोगों को काम करना है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी जो ऐप अपनाया है, जो जो साधन अपनाया है, इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालूँगी, ताकि हमारे क्षेत्र में जो और लोग भी काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ी हमारी बात सुनने का मौका मिले और कभी उनसे भी हमें कुछ फीडबैक मिले। इसमें ये है कि हम लोगों ने ये जो सोशल मीडिया है, उसको हमने अपनाया, क्योंकि जब लॉकडाउन था, उसी वक़्त हमारी खरीफ मौसम की तैयारी का समय भी आ रहा था। जिस वक़्त किसानों को बहुत ज़्यादा बैक स्टॉपिंग की ज़रूरत होती है, उनको जानकारी नई वैरायटी की, नई 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 तरीकों का, लेकिन दिक्कत थी तो हम लोगों ने छोटे-छोटे से वीडियो बनाए और वो हमने अपने किसानों को भेजा। उसके अलावा कुछ लिटरेचर, क्योंकि हमारे देश में मुश्किल ये है कि सभी लोगों के पास में स्मार्टफ़ोन की भी उपलब्धता नहीं है, लैपटॉप की उपलब्धता नहीं है। किसान के पास में वो सिंपल वाला फ़ोन होता है जिसमें वो वीडियो भी नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए उनको हमने वॉइस मैसेज भेजना शुरू किया। कुछ लिटरेचर बना कर के व्हाट्सएप पे हमने प्रेषित किए, ताकि किसान को हम समय-समय पर ये सारी चीज़ों को जानकारी उनको हम दे पाएँ, ताकि वो इससे इस पर जो उनको अगले सीज़न में जो काम है, वो काम वो कर सकें। तो इसी प्रकार से हम लोग धीरे-धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम इस तरह का डिस्टेंस नॉलेज शेयर का जो भी मीडिया है, वो हम अपना रहे हैं। इसके अलावा जो किसान नज़दीक में हैं, कभी-कभी वो हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारे किसानों तक के हद तक उतनी शिक्षा नहीं पहुँची है, तो वो कभी-कभी कार्यालय में आ जाते हैं, तो उनको हम जो सामाजिक दूरी है, वो मेंटेन करते हुए उनको हम जानकारी देते हैं। और जो किसानों के बीच में जो सबसे पहली बात थी, वो हमने मास्क पहनने के लिए बहुत सारी जानकारी उनको प्रेषित की। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, गाँव में जो मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि मास्क मास्क वो पुलिस के डर से पहनते हैं। अगर पुलिस दिख रहा हो तो मास्क पहनेंगे, वरना नहीं पहनेंगे। लेकिन उनके दिल-दिमाग में ये बात भरनी है कि ये मास्क पुलिस के डर से नहीं, ये बीमारी के डर से पहनना है और मास्क पहनने से आप जहाँ अपने आप को बचा सक रहे हैं, वहीं पे आप बीमारी को फैलने से भी बचा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हर मीडिया से, ताकि मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम है कृषि विज्ञान केंद्र की। हम लोगों ने टारगेट भी किया है कि कम से कम दिन में 20, 25, 30 किसान को प्रति व्यक्ति मास्क पहनिए, समय-समय पर हाथ धोइए और काम के समय भी थोड़ी वो 2 मीटर की दूरी बना कर के रखिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम उनको फ़ोन पे भी कम से कम जानकारी देते रहें। तो इस प्रकार से ये काम हम लोग कर रहे हैं और अभी ये भी है कि लोगों का मनोबल भी बहुत टूट रहा है कि कोविड हो गया, कोरोना है तो हम कैसे काम करेंगे। तो उनको ये भी हमें समझाना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी है, जहान भी है, तो हम भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा बनाए रखिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए
अगर देखिए गांव में हर व्यक्ति के पास सैनिटाइजर भी नहीं हो पाता है, तो हम लोग उनको साबुन और पानी से हाथ धोइए इसकी जानकारी देते रहते हैं कि आप साबुन और पानी से बीच-बीच में धोते रहिए हाथ को, ताकि आपके हाथों में अगर कोई कहीं से भी कोई वायरस वगैरह आया है तो वो खत्म ना हो और अचानक अपने हाथ, मुँह, नाक को ना करें। जैसे कि गाँव में आप देखते हैं कि लोग तम्बाकू, गुटखा के बहुत आदी होते हैं, तो वो खा के इधर-उधर फेंकते रहते हैं, तो हमने इस पे भी विशेष कैंपेन किया है कि तम्बाकू, गुटखा कम खाइए, उसको मत फेंकिए। अगर कोई बहुत मजबूर है, उनको आदत है, तो वो थूक यहाँ-वहाँ ना फेंके ताकि इस प्रकार की बीमारी स्प्रेड ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने साथ में, अपने कार्यक्रम के साथ में कर रहे हैं, ताकि इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसान अपना काम कर सके। अगर देखिए उनको बीज, खाद जो भी इनपुट है लेने के लिए उनको मार्केट में जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनके घर-घर तक तो बीज नहीं आएगा और एग्रीकल्चर को शुरू से ही एग्ज़म्प्ट भी किया गया था, छूट दी गई थी कि वो खेती का काम करें। तो इसके लिए उनको हम लोग ये भी बताते हैं कि जभी भी आप बाज़ार जाएँ, तो आप वहाँ से मास्क पहन कर जाएँ और वहाँ से आने के बाद तुरंत आप कपड़े वगैरह भी धो दें और खुद भी नहा लें। तो इ इससे इससे आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। और जो सबसे बड़ा जो काम है, वो हमने सुरक्षा सेतु ऐप की हमने रिकमेंडेशन दी है। बहुत सारे किसानों को हमने रिकमेंड किया है कि वो सुरक्षा सेतु ऐप को डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे, ताकि उनको पता चले कि वो कितनी दूरी पे हैं या वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। कोविड से उनकी कितनी दूरी है। तो काफ़ी सारा इस पे हमने वीडियो के द्वारा भी दिया है और ये हमारे आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से भी हमें गाइडलाइन मिली थी। तो उनके गाइडलाइन को हमने ध्यान में रखा और हमारे पूरे स्टाफ और उसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, जिनको हम संपर्क कर सके, उनको हमने सुरक्षा सेतु ऐप के लिए रिकमेंड किया है और विशेष आग्रह भी किया है कि आप इस सेतु को ऐप है उसको डाउनलोड करें अपने फ़ोन में। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे काम कर रहे हैं। समस्या तो है ही, महामारी है तो समस्या तो है ही। और जहाँ तक कि पल्लव जी ने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित था, अब वो सही हो गया है या उनके परिवार में कोई संक्रमण है, तो ये एड्स और इसमें थोड़ा मैं अंतर समझती हूँ। ये मेरे भी व्यक्तिगत मेरा विचार है। एड्स कि जो संक्रमण का जो दायरा था, वो अलग था, वो खून लेने-देने से या शारीरिक संबंध से होता था। लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि अगर वो साँस लेता है, खाँसता है, कुछ नहीं से अगर साधारण साँस भी ले तब भी जो वो ड्रॉपलेट्स हैं या जो वाष्पीकरण भाप में हमारे मुँह से जो जल वाष्प के कण निकलते हैं, उसमें वो वायरस आ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसको हम लोग आग्रह करते हैं कि आप अपने होम क्वारंटाइन करें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सरकार इसके लिए कुछ नियम कानून बना रहे हैं। आपके परिवार में भी किसी को हो गया है तो उसको उनको हम होम क्वारंटाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन हाँ, उनका तिरस्कार नहीं करते हैं, हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी हमारे केंद्र में भी हमारा भी एक स्टाफ है जिनके परिवार का के सदस्य संक्रमित हैं और वो उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। तो लेकिन हम उनको बीच-बीच में फ़ोन करते हैं क्योंकि फ़ोन पे बात करने से कोई बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि आप इससे लड़िए, आप आपके अंदर में बहुत पावर है, आप इम्यून बढ़ाइए और इम्यूनिटी बढ़ाने की जैसे सिन्हा साहब ने भी बात की थी कि कुछ काढ़ा वगैरह आयुष ने बताया है, तो उस आयुष से के काढ़ा वगैरह को भी हम रिकमेंड करते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस दौर में मैंने जो बात की, आगे फिर होस्ट मुझे मौका देंगे, अगर अपना मीटिंग में समय होगा तो मैं बात करूँगी। तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे और जो मैं अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में उपयोग कर रही हूँ। मैम ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही ज़रूरी थी और स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सीज़नल भी है। अभी अब बारिश का मौसम ऑलमोस्ट भारतीय तटों पे आ चुका है, तो किसान जो है वो अब टॉप गियर पे वो लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। फुल मतलब
मतलब लाइक उनका उनके काम में अब तेजी आ जानी चाहिए अगर उन्हें अच्छी पैदावार चाहिए। तो उस रूप से अगर देखें तो मैडम कनकलता का जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमको पास की और जो भी प्रिवेंशन उन्होंने हमसे पास की, और वो खुद एक ऑफिस की हेड हैं, तो उनके ऑफिस पे अगर कभी कोई कोरोना का लाइक कोरोना से संक्रमित अगर आदमी आ जाए तो वो कैसे क्या करेंगी, उस पे उन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। एंड थैंक यू डॉक्टर मैडम कनकलता। नेक्स्ट मैं डॉक्टर बलबीर खद्दा जी को इनवाइट करूंगा कि वो आके हमें अपने विचार दें। ही इज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट फॉर एनिमल साइंस in KVK Panchmahal, and he also has extensive experience of more than 15 years in animal husbandry field। किसान जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं ऑन स्मॉल स्केल और अ लार्ज स्केल के लोग या शहर जहां पे भी एनिमल से रिलेटेड अगर वो काम कर रहे हैं तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने ग्राहकों को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में जितने लोग भी हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें और अपना बिजनेस कंटिन्यू रखें। तो डॉक्टर बलबीर खद्दा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और हमको अपने विचार बताएं। पल्लव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही अच्छे जो प्रोग्राम किया है इसके अंदर हमारे को एसोसिएट किया, साथ में सम्मिलित किया। और अब बात अपने जैसे आपने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री, हाँ एनिमल हस्बेंड्री है वो एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, जो एग्रीकल्चर के अंदर इस टाइम पे अगर सबसे ज्यादा योगदान है, जो टोटल देश की जीडीपी है एग्रीकल्चर की के तहत वो 14-15% जो चल रही है, उसमें 27% के लगभग एनिमल हस्बेंड्री का रोल है। और अगर अपने विश्व में बात करें दूध उत्पादन की, तो दूध उत्पादन के अंदर ही भारत का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है वो अपने इंडिया के अंदर ही होता है, और सबसे ज्यादा जो लाइव स्टॉक अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भी अपने भारत में ही है। और अभी जो इस टाइम पे जो प्रोग्राम ये जो चल रहा है महामारी कोविड-19 कोरोना, इस दौरान सबसे ज्यादा अगर परेशानी अगर किसी को आती है तो पशु पालकों को, क्योंकि खेती के अंदर तो फिर भी अगर एक दिन अगर आप थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो भी चल सकता है, लेकिन अगर पशु पालक, मेरी बात आ रही है आवाज? हेलो जी जी जी। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ तो अगर हाँ जी जी, पशुपालक अगर एक दिन तो दूर की बात, अगर एक आध घंटे भी अगर अपने पशुओं के पास नहीं जा पाते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस दौरान ये जो कोविड की जो महामारी है, ये कार्य तो करना है लेकिन बड़ी थोड़ी सावधानी बरतते हुए। हालांकि अभी तक ऐसा कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये शो करता हो कि कोविड या कोरोना जो वायरस है वो पशुओं से या लाइव स्टॉक से या पोल्ट्री से फैल रहा है, ठीक है। लेकिन ये टच होने से, जैसे अगर कोई एक पशुपालक अगर उससे अफेक्टेड हो गया है तो वहां जो बर्तन है पशुओं के साथ में अटैच होगा, वहां दूसरा अगर पशु किसान आएगा या जो भी लाइव स्टॉक कीपर आएगा तो उसमें वो आगे स्प्रेड हो सकता है। इसलिए इस चीज से बचते हुए अपने पशुओं को सही हिसाब से देखभाल करनी पशुपालक के लिए जरूरी है। जैसे अभी मैडम ने बताया था, डॉक्टर कनकलता मैडम ने, कि सबसे पहले तो पशुपालक जो भी किसान भाई है या डेयरी फार्मर है, चाहे कॉमर्शियल डेयरी फार्मर है या रूरल डेयरी फार्मर है, उनके लिए सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि जो आरोग्य जो सेतु ऐप है वो सबको अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा टाइम टू टाइम ये पता चलता रहे कि मेरे आर पार कहीं कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है या कहीं नजदीक में कितना है, तो उसी हिसाब से वो अपने सेफ्टी मेजर्स यूज कर सकता है। दूसरी चीज, जो भी डेयरी फार्मर है चाहे पोल्ट्री फार्मर है, पहले कंडीशन क्या होती थी कि जैसे हम लोग ही है, अगर किसी का अच्छा पोल्ट्री फार्मर है या डेयरी फार्मर है तो वहां पे फील्ड डे वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। यानी जो फार्मर जो उसमें करना चाहते हैं तो उनको 100 का 50 का जितने भी है उनको वहाँ फील्ड विजिट करवाते थे और उनको दिखाते थे कि किस हिसाब से आपको पशुशाला की देखभाल करनी है, कैसे आपको डेयरी फार्मर रखना है चलाना है, कैसे आपको पोल्ट्री फार्मर का मैनेजमेंट करना है। लेकिन अब
इस परिस्थिति के अंदर जो प्रेजेंट स्थिति है, इसके अंदर है सबसे पहली जो व्यवस्था है वो यही है कि बाहरी जो भी व्यक्ति है, अननोन कोई भी पर्सन हो, उसको किसान भाई या जो भी डेयरी फार्मर है या पोल्ट्री फार्मर है, वो अपने पोल्ट्री फार्म या डेयरी फार्म के अंदर आवागमन नहीं करने दे, उनको प्रतिबंधित करें, पहली चीज। दूसरी चीज, पशुशाला डेयरी फार्मर के पास जो वर्कर थे, कार्मिक जो काम करते थे, कोशिश ये करे कि कम से कम रखें। ऐसा नहीं है कि उनको बेरोजगार ही कर दे, उनकी शिफ्ट के अनुसार उनसे कार्य करवाए, ताकि सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंस है, वो उनकी मेंटेन रहे। तो क्या होगा कि ज्यादा वर्कर जो कार्मिक है वो एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, और ये जो आगे स्प्रेड होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। एक चीज और है जी, सभी जो भी किसान मित्र है वो या डेयरी फार्मर, वो ये है कि अपना जो भी उनका फार्म है ना, उसका जो मेन जो गेट होता है उसके ऊपर वो चूना या ब्लीचिंग पाउडर, चूना ब्लीचिंग पाउडर है या लिक्विड ब्लीच का भी है, तो वो अगर वहां अपने गेट के मुख्य गेट के जो नीचे जहां से एंट्री है वहां डाल के रखें, और अगर लिक्विड है तो पानी के अंदर 1% का उसका सॉल्यूशन करके कम से कम 2-3 इंच पानी वहां रख दे। तो क्या होगा कि जो भी अगर कोई कार्मिक या उसका डेयरी फार्मर जो भी अंदर आएगा या बाहर जाएगा, तो उससे पहले उसके जूते वगैरह है ना वो सैनिटाइज हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये है कि जैसे चमड़े का है या लेदर है या जो भी चीज है इनके सिंथेटिक लेदर है, इसके ऊपर इसका जो प्रभाव है कोरोना का वो अन्य की बजाय कुछ ज्यादा ही रहता है, और एक बार अगर हो गया है तो कम से कम 4-5 दिन तक चलता है। तो तुरंत अगर वो सैनिटाइज हो जाए तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं। उसके बाद अपने जो पशुशाला है उसके अंदर है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको अगर बहुत सारे किसान मित्र भी नहीं जानते होंगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है जी, बहुत जगह जाते हैं उनके नाम भी याद नहीं रहते हैं। तो अगर सिंपल सी बात करें, लिक्विड ब्लीच के दो या ब्लीचिंग पाउडर के दो या क्लोरिनेटेड कोई भी दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट मिलता हो जिसमें क्लोरीन का कंटेंट हो, उसका 1% का घोल है, वो डेली जो स्प्रेयर है उससे पूरी जो पशुशाला है और पशु है उनको सैनिटाइज कर दे, तो पशुशाला को, उसके फर्श को, और उसके बाद आराम से इसमें ये जो इसकी फैलने की खतरा है वो कम रहेगा। और सभी पशुपालक है वो अपने मुंह पे मास्क पहनना उनके लिए बहुत जरूरी है। और मास्क जहां तक हो, मेरा ये मानना है कि सूती कपड़े का घर पे बनाना चाहिए। अगर आपको ये लग रहे हो तो उसको सिंगल या डबल फेज के अनुसार बना सकते हो आप। अगर 2 लेयर है तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं तो 1 लेयर है। अगर आपके वहां आर बार कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंगल लेयर का भी यूज कर सकते हो, बशर्ते आप दिन में उसको 2-3 बारी धो के और धूप में सुखाएं। उससे क्या होगा कि एक दूसरे के अगर किसी ने कोई खांस दिया या छींक दिया, कोई दूसरे कार्मिक आया या कोई किसान वहां आया, तो उस किसान को या पशुशाला को या पशुपालक को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अपनी जो पशुशाला है, जो भी है अपना पोल्ट्री फार्मर वगैरह है, उसके पास में एक चीज सैनिटाइजर रखना जरूरी है जी। अल्कोहल युक्त जो हैंड सैनिटाइजर है वो, और एक बाल्टी वगैरह रखे जिसमें पानी और साबुन। अगर कोई आपके पास कोई भी फार्मर आता है या कोई अननोन पर्सन आता है, पहली चीज तो आती है सबसे पहले उसको साबुन से अच्छी तरह हाथ धुलवाएं। उसके अगर कपड़े वगैरह पहने हुए हैं तो उसको, जो अभी मैंने बताया, स्प्रेयर भर के रखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% घोल का, तो उससे उसको सैनिटाइज कर दें। और उसके हैंड सैनिटाइज जो अल्कोहल युक्त होता है उससे पहले उसको हाथों को सैनिटाइज करो, उस ताकि किसी दूसरे को उससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं। और पशुशाला के अंदर जितने भी प्रकार के उपकरण है, जो साधन है, जैसे दूध निकालने की मशीन है या सपने की उपकरण है, उनको नियमित रूप से सैनिटाइज करें। जैसे लिक्विड ब्लीच से कर सकते हैं, अगर कोई चीज है जैसे ये है साबुन से धो सकते हैं, बर्तन वगैरह है उनको अच्छी प्रकार से साबुन से धोएं।
अब मेन बात आती है जी, इनके अलावा जो बात करें अपने दूध से रिलेटेड, तो अगर आज के टाइम पे अगर हर किसान नहीं, हर आम पब्लिक है वो इस कोरोना से बहुत डरा हुआ है, जिसमें चाहे कोई भी हो, अपने भी उसी श्रेणी के अंदर आते हैं। तो हम सभी पशुपालकों से, डेयरी फार्मर से, उनसे भी ये निवेदन करते रहते हैं कि भाई आप क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन पे विशेष तौर से ध्यान दीजिए। यानी जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन है उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके लिए जो अपनी पशुशाला है उसकी साफ सफाई है वो तो करनी है। उसके अलावा जो पशुओं के दूध निकालने के जो भी बर्तन है उनको भी एकदम अच्छी प्रकार साफ करें, और दूध निकालने से पहले अपने हाथ वगैरह अच्छी प्रकार से साबुन से साफ करने के बाद में ही दूध निकालें। और पशुओं को भी दूध निकालने से पहले, जैसे मैंने बताया कि अपने अगर क्लोरिनेटेड से या उससे करते हैं, सैनिटाइज करते हैं पशुशाला को, तो पशुओं के ऊपर भी गिरता ही है। 1% में हालांकि कोई उससे नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी दूध धोने से पहले पशुओं के जो आडर वगैरह है, पीठ है, उनको अच्छी प्रकार से पानी से धोने के बाद में फिर आप दूध निकालें। और अगर आपके पास संभव हो तो लाल दवा युक्त पानी है उससे टीट वगैरह साफ करें, फिर तौलिए से पोंछें, और उसके बाद पूर्ण हस्त विधि, जिससे पूरे हाथ के द्वारा जो दूध निकाला जाता है उस विधि से आप दूध का दोहन करें। और उसके बाद जो दूध है उसको अच्छी प्रकार से छान कर ठंडे स्थान पे रखें। और सभी जो डेयरी फार्मर है उनसे रिक्वेस्ट भी है, और आगे हम उनको बताते भी रहते हैं कि आज के टाइम पे आप अपना दूध है वो खुले में न बेचें। जो पॉलीथीन की, जो प्लास्टिक की थैलियां आती है मार्केट में खूब मिलती है पैकिंग के लिए, उसके अनुसार आप 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, जितने जिस हिसाब से जो लिमिट है उस हिसाब से वो वहीं अपने डेयरी फार्म से ही पैक करके, और अगर आपके पास पैकिंग वाली अगर सील वाली मशीन नहीं है तो ऊपर गांठ ही लगा दी। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आगे जो आपका जो मेन कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा, उसको डर नहीं रहेगा, ताकि वो जाते जब जो भी आजकल ये सब्जी आती है या दूध आता है तो वो आम जो पब्लिक है वो इससे डरती है कि पता नहीं कहाँ किसके हाथ से टच हुआ होगा, कहीं इसमें कोरोना तो नहीं है ना। तो उससे क्या होगा कि वो थैली अगर किसी कस्टमर के पास जाएगी तो वो उस थैली को लेके घर पे आराम से पहले यूज करने से पहले साबुन से धो लेगा, तो उसके जो दिमाग में डर है वो डर निकल जाएगा। दूसरी चीज उससे एक फायदा और, इसी कहते हैं ना, कुछ चीजें अगर गलत होती है तो कुछ अच्छाइयां भी लेके आती है। तो इससे एक फायदा और हो जाएगा कि आप अगर उनको पैकिंग करके दे रहे हो तो रास्ते के अंदर उस दूध के अंदर मिलावट होने के चांसेस खत्म। ये एक सबसे बड़ा फायदा होगा। पैक करके देते हैं पॉलीथीन की, तो रास्ते के अंदर अगर कोई दूध देने वाला अगर उसके अंदर जैसे चलते हुए कहीं रोका, स्कूटर, मोटरसाइकिल, और 4 लीटर पानी मिला दिया, या जैसे भी जो भी अपने अपने हिसाब से जो करते थे, लेकिन अब वो अगर दूध पैकिंग है तो वो उनके लिए ये नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज, जब दूध विक्रेता ग्राहकों को जो दूध की आपूर्ति करते हैं उस टाइम अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोएं, अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, और अगर संभव हो तो ग्लव्स, जो दस्ताने हैं, उसको भी पहनना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में, हालांकि ये गुजरात में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंदर ये सुनने में आता है, टीवी पे समाचारों में भी आता है कि किसानों के सामने जी इस टाइम पे दूध बेचने की बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना। हालांकि ऐसी समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर उनको रेट नहीं मिलता है तो किसान मित्रों से इनको है कि वो अपने घर पे दूध का जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। जैसे पनीर बना सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है घी बनाने का। और घी बनाएं, घी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जब चाहो तब मार्केट में बेच सकते हो। और
वो भी अगर सिंपल तरीके से जो अपने घरेलू विधि है ना, ट्रेडिशनल मेथड से, यानी दही जमा के उसके बाद छाछ घी बनाना, जिससे छाछ अलग हो जाती है, घी अलग हो जाएगा, उस छाछ को अपने बच्चों को पिलाएं। छाछ के अंदर वेज जो प्रोटीन आजकल मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा ये जो चलते हैं बच्चों के लिए डिफरेंट फूड पैकेट सप्लीमेंटेशन, है ना, तो जैसे वे प्रोटीन सबसे अच्छी है कि घर पे अगर छाछ पी जाए तो सबसे अच्छा है, अपने बच्चों को पिलाएं। और वे प्रोटीन छाछ बचती से है मिलता तो हाँ, बचती है तो घर पे जो छोटे उनके बछड़े हैं या पड़िया है उनको पिलाए, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी और इम्यूनिटी पावर है वो अपने में भी बढ़ेगी। छाछ पीने के अंदर वे प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। और सभी से निवेदन है कि अब अगर दूध पैदा कर रहे हैं और अगर वो खुद दूध नहीं पी रहे हैं तो वो दूध पैदा करना किस काम का? भाई आप पैदा कर रहे हो और आप खुद पीते नहीं हो, तो इसलिए सभी से निवेदन है और आप लोगों से भी मेरा पर्सनल निवेदन है कि हर रोज आप कम से कम 250 से 300 ग्राम दूध हल्दी मिला के शाम के टाइम पे जरूर पिए। सोते टाइम अगर गुनगुना दूध है उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला के और अगर आप पीते हो तो मेरे हिसाब से ये अभी जैसे डॉक्टर सिन्हा साहब ने या मैडम ने जो बताया कि काढ़ा है, तो बिल्कुल ये भी एक काढ़े का रूप है। इसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, किसी भी प्रकार की रोग बीमारियां नहीं होगी। और इसी के साथ में अब आगे जो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो दूसरे का भी नंबर लगे। हाँ पल्लव जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खद्दर। आपने हमें हमारे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितने भी फार्मर्स हैं, सबसे पहले तो मुझे ये शॉकिंग लगा कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट का 27% होता है। तो ये एक फैक्ट जो मुझे पता चला, और 27% का मतलब ये भी है कि इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मोर देन दैट वी कैन इमेजिन कि इतने सारे लोग एनिमल हस्बेंड्री में। तो आपकी जो सारी इनपुट है वो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री में होता तो मैं उन सब का जरूर बिल्कुल ध्यान रखता। एनिमल हस्बेंड्री में जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, अंडे हो गए। क्लीनलीनेस ओवरऑल है, कोरोना हो या ना हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमको अपने बॉडी के अंदर वही डालना चाहिए जिसके लिए हम मतलब हम जानते हैं कि इसकी गुणवत्ता से हम परिचित हैं कि ये 100% प्योर है और लाइक इसे सुरक्षित हाथों में बनाया गया है। दूसरी बात जो आपने ये भी कही कि किसान जो दूध उत्पाद करते हैं वो बेचने के साथ साथ मेक श्योर इतना करें कि अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए मिल्क जरूर अपने पास रखें, क्योंकि अगर आप वो मिल्क खुद नहीं ले रहे हो तो मिल्क में बहुत ही वो होता है, जो बच्चे को मिल्क इसीलिए दिया जाता है ताकि वो बड़ा हो सके, क्योंकि बचपन में ग्रोथ काफी ज्यादा होती है। तो मिल्क इज द ओनली सप्लीमेंट जो उतनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। तो मिल्क यस बहुत ही अच्छी चीज है। और किसान भाइयों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उनकी फैमिली में दूध का कंजम्पशन अच्छा हो रहा हो, ताकि नॉट ओनली इम्यूनिटी बट उनका ओवरऑल हेल्थ एक अच्छा रहे। डॉक्टर खद्दा, आपका थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं श्रीमती कीर्ति ठाकुर जी को टाइम देना चाहूंगा। शी इज फ्रॉम चंद्रपुर एंड शी इज अ सोशल वर्कर एंड एक्टिविस्ट who has been nominated by Maharashtra Police to spare awareness about COVID-19, and she is also an active member in the Coronavirus Helpline Committee. She has been, I was in touch with her during the lockdown, और मुझे ये पता चला कि जब हम सब अपने घरों में बैठे हुए थे तो ये अपनी मित्र मंडली और अपनी एजेंसी के थ्रू एक्टिवली काम कर रही थी, और समाज को जो हेल्प चाहिए थी उस समय, नीडीज को जो हेल्प चाहिए थी वो ये प्रोवाइड कर रही थी। तो इनका ये जो स्टेप था ये बहुत ही कमेंडेबल था। तो मैम बस आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। ओवर टू यू। सर्वप्रथम पल्लव जी और हमारे जितने भी साथियां आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नमस्कार, वंदन है, शुभ वंदन है। मैं समय जो कोरोना काल का समय है ये हमारे लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही दर्दनाक समय है। हम जो सुरक्षित हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में है वो तो सुरक्षित है, लेकिन हमारे साथ साथ बहुत ऐसे, शायद न्यूज में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो उन्हें खाली पेट खाना नहीं मिल रहा है, नंगे पैर वो अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग अपना सहयोग देते हैं।
तो ये सहयोग हम लोग किस प्रकार देते हैं, जैसे एक किट बनाना, उसमें कुछ अनाजे डालना, उनके खाने की व्यवस्था करना और उनके घर घर तक पहुंचाना, ताकि उन्हें ऐसे धूप में, किसी कड़ी धूप की सामना न करना पड़ सके। और इस तरीके से, इसके साथ साथ हम लोगों ने उन्हें किस तरीके से अपने आप में सुरक्षित रहा जाए, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, अपने मुंह पे मास्क लगाकर हमेशा कहीं कहीं भी जाए मास्क लगा कर जाए। इतना ही नहीं, हम जो जितने साथियां होते हैं वो भी अपने साथ अपना मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तथा सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए ही हम उन लोगों के बीच में जाते हैं, ताकि उन्हें ये लग सके कि अगर ये सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। कुछ लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें समझाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो थोड़े से अशिक्षित है उन्हें समझाने में बहुत दिक्कत आती है। अगर मान लीजिए किसी एक के घर आप जाते हो और वो आपसे कहते हैं कि मैम आपने तो मुझे मास्क दिया, इसका खाना कौन देगा? उसके बाद बोलेगा कि मैम फिर आगे की क्या करेंगे, सैनिटाइजर कौन देगा, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो ऐसे में हम लोग अपने सहयोग से, अपनी ओर से उनके लिए प्रबंध करते हैं और कुछ लोगों को मास्क, खाने, किट तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था करते हैं। और उनको घर में भी, यहाँ तक कि घर में रहे तो सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करे, इसके बारे में भी उन्हें हम शिक्षित करते हैं और बताते हैं। इतना ही नहीं, इस कोविड-19 में कहा जाता है कि जो ये कोविड-19 है, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव निकल गया है तो वो 4 दिन तक गले के अंदर रहता है। तो आप अगर होम क्वारंटाइन, कुछ लोग होते हैं जो होम क्वारंटाइन का मतलब नहीं समझते हैं, तो उन्हें हम समझाते हैं। होम क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हो। आपको ये करना है कि आप लोगों से बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे? तो सबसे पहले अगर आप सो के उठते हो तो आप काढ़ा बनाओ। काढ़े में क्या रहना चाहिए? कड़ी पत्ता, तुलसी, लौंग, दालचीनी, हल्दी, शहद, इतने चीजों को मिलाकर जब आप एक प्रकार का चाय बना लीजिए, चीनी की उसमें कोई आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शहद उसका काम कर देता है। और आप 1 कप दिन में कम से कम 3 बार ले, कोरोना क्या, कोरोना के कोई भी चीज आपको टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आपको कोई और भी संक्रामक रोग जो है वो आपके संपर्क में नहीं आ सकते हैं और आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। इसके साथ साथ समय समय पे हाथ धोना, क्योंकि अभी आप कभी गांव में जाओ, छोटे छोटे कस्बों में जाओगे तो बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, कभी मिट्टी में देखोगे, कभी नल के किनारे देखोगे, नाले पे। उन्हें ये महसूस नहीं होता है कि हमें खाने के पहले हाथ धोना चाहिए। तो उन चीजों को हम लोग उनको बड़े ही बारीकी तरीके से, कुछ नाटकीय रूप में तो कुछ रंगमंच के रूप में उन्हें हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी सी बातों को देखे और ये चीज समझ सके कि हमें इस समय, इस काल में किस तरीके से सुरक्षित रहना है। और हम तो रहे साथ में उन्हें ये भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप सुरक्षित रहो और लोगों को भी बताओ, ताकि वो लोग भी आपसे सुरक्षित रह सके। उसके बाद इतना ही नहीं, हमारे पास टेम्परेचर क्रेडिट दिया गया है, जिससे हम लोगों की टेम्परेचर को मापते हैं। तो कभी कभी ऐसा हमारा ये चलता है कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहां पे उनकी टेम्परेचर को भी माप के उन्हें कौन कौन कितने सुरक्षित हैं उनके बारे में उनकी जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में हमारे साथ साथ बहुत डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। तो उन डॉक्टरों का काम होता है कि उनको बताया जाए कि आप कितनी सुरक्षित हो। और इतना ही नहीं, किट तो देना हमारी व्यवस्था ही है, साथ में हम लोग उनको खाना भी देते हैं, खाना बनाते हैं। कहीं पे खाना तैयार होता है, कहीं पे कुछ तैयार किया जाता है, और इस प्रकार करके उन्हें सुबह शाम दोपहर 3 वक्त का उन गरीबों को खाना दिया जाता है और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए भी बताया जाता है। और इस प्रकार हम अपना वर्क करके, बस और कुछ नहीं, अपने देश के हित में थोड़ी सी अपनी सहायता प्रदान करते हैं। और यही हमारा सौभाग्य सोचती हूँ कि आगे चलकर इसी तरह मैं लोगों की सेवा करूं और इसी तरह अगर सुरक्षित रह सकती हूँ तो हमारा कोविड-19 सफल हो सकता है।
पल्लव जी। थैंक यू श्रीमती कीर्ति ठाकुर जी। आपने जो कोरोना के लॉकडाउन में जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जब घर बैठे हुए थे और अपने आप को सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे, यू आर आउट देयर और आपने हेल्प किया है जिनको उस समय बहुत जरूरत थी, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो बेसिकली बाहर कोई हेल्प करने के लिए भी था नहीं, तो उस टाइम पे जरूरी था। तो आप लोग जैसे गार्डियन एंजल्स आए, से जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो लोग को भी ये पता चलेगा कि जब आप एक एक्टिविस्ट होते हो तो आपको एक ये बात ध्यान रखना होता है कि व्हेन यू आर हेल्पिंग, आपको सबसे पहले अपनी मदद करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। जो आपने हमको ये बताया बहुत अच्छे से कि हम जब भी मदद करते थे सैनिटाइजर, मास्क और ये सब यूज करते थे। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छा बोला। मैं एक दूसरे अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूं और आप सब पैनलिस्ट अगर उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें तो फील फ्री टू डू इट। जैसे हमने काफी दिन से सुना था जब डिजिटल इंडिया आने वाला है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, हम अभी मीटिंग भी कर रहे हैं तो ये डिजिटली कर रहे हैं। तो आई थिंक कोविड-19, अगर इफ वी सी द सिल्वर लाइनिंग फ्रॉम ऑफ द ब्लैक क्लाउड, तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है डिजिटल पुश देने के लिए। दुकानदार का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपने सारे आप अपने दर्शकों को हैंड सैनिटाइज करा दिया, आपने मास्क पहनने के लिए बोल दिया, पर जब उसने आपको कैश पेमेंट किया तो वो कैश तो उसके पास पहले से था। कैश आप सैनिटाइज, इट इज लाइक रियली इम्पॉसिबल टू सैनिटाइज ऑल द कैश। करोड़ों का ट्रांजैक्शन रोज होता है, तो आप सारे कैश को आप अल्कोहल से आप सैनिटाइज करें, ये थोड़ा पॉसिबल लगता नहीं है। और उसी तरह अगर आप एक ऑफिस इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे इतने सारे प्रिंट आउट, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, तो ये सब एक ऑफिसर्स लोगों को भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो ऑफिशियल काम है ज्यादा से ज्यादा पेपर लेस मैनर में हो जाए, क्योंकि पेपर की सतह पे भी कोरोना 14 से 15 घंटे तक बहुत आराम से रह सकता है। और वो क्या पता वो पेपर कहीं से भी प्रिंट हुआ हो, किसी के उसमें आया हो। तो ये दो सिनेरियो जो मैं कहना चाह रहा था, अगर आप लोग में से कोई इस पे कुछ रखना चाहता है अपने व्यू, तो आप अपने माइक अनम्यूट करके आप हमें बता सकते हैं। बिल्कुल सही है पल्लव जी। जैसे कि मैं एक ऑफिस को हेड कर रही हूँ और जितने भी मैक्सिमम कागज हैं वो मेरे पास आते हैं और मेरे थ्रू फिर और जगह जाते हैं, तो मुश्किल तो है। और सैनिटाइज करना भी थोड़ा असंभव ही है पेपर को। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हम जो ईमेल वगैरह है, और हम मतलब सॉफ्ट कॉपी से हम काम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड कॉपी का उपयोग कम हो, ये हम लोग ध्यान रख रहे हैं। लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि परिवर्तन थोड़ा वक्त लेता है। तो इस पे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बात करने का। लेकिन और पैनलिस्ट लाइन पे हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि और पैनलिस्ट की व्यू ले ली जाए, उसके बाद में अगर होगा तो हम डिस्कशन करेंगे। जी, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती कुंदन चौधरी। शी इज फ्रॉम चंडीगढ़ एंड शी इज एन एजुकेशनल एक्टिविस्ट फॉर द लेस प्रिविलेज। आप एजुकेशन प्रोवाइड करते थे बच्चों को, तो ये तो हमको पता ही है कि बाकी सारी बीमारी हटाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है, बीमारी हटाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एजुकेशन। और जैसे थोड़ी देर पहले कीर्ति ठाकुर मैडम ने भी हमको बताया कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, पर जो अनएजुकेटेड होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो यस, मैं चाहूंगा कि मैम आप अपने व्यूज हमें दें, थोड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या जो टीचर्स हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो 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 इस विधि का काम करते हैं, वो अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएं आफ्टर कोविड-19। तो मैम आप अपना माइक पहले अनम्यूट कर लें एंड देन प्लीज, माइक इज योर्स। जी, सबसे पहले नमस्कार। हमारे से जितने भी सीनियर आए हैं उनको और आपको हेलो। मैं ये कहूंगी कि पहले तो आपका प्रशंसा फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा है, उसका नाम ही हमें बहुत अच्छी लगी। और आगे मैं एजुकेशन से संबंध रखती हूँ। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है मैम। आगे मैं एजुकेशन से संबंध रखती हूँ, तो आपको बताऊंगी कि कैसे आज के समय में एजुकेशन का महत्व तो है ही, फिर भी आज साइंस का समय आया है, इतना ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको तो मोबाइल है, लैपटॉप है, या जो अच्छे घरों से आते हैं उनको तो मिल जाती है,
लेकिन जो पुअर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। तो हमने अपने घर में इस लॉकडाउन में मैं उन छोटे छोटे गरीब बच्चों को थोड़ा ये पढ़ाई करवाना शुरू करी। वो इसलिए ट्यूशन दिया, लेकिन ट्यूशन में भी बाहर जब मैं निकलती थी, बाहर देखती थी, तो रेडियो पे सब्जी वाले ये उनके साथ हजारों बच्चे आ रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि बच्चे आप लोग क्यों घूमते हो, क्यों नहीं घर में रहते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, घर में रह के करो। तो कहता है मैडम जी हमारे पास कौन सा मोबाइल है, क्या है जो हम करेंगे। अब तो वो ऑनलाइन होता है क्लास, हमारे यहाँ तो ऑनलाइन होता नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उन्हें मोबाइल मिलती नहीं। फिर हमने कहा चलो ठीक है, आप लोग आओ, हमारे घर पे आओ, सोशल डिस्टेंस रखते हुए मैंने आपको पढ़ाना है। जब वो बच्चे हमारे घर पे आए, मैंने उनको बोला कि आप आए हो, आ जाओ, बैठो। मैंने देखा कि वो न तो नहाए हुए थे, न तो उनके नाखून कटे हुए थे, न तो बिल्कुल मतलब उनके पास सफाइयां नहीं थी। तो हमने कहा कि बच्चे ये सब चीज आपको अभी मालूम है कि कोरोना चल रहा है। तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से मालूम है मैम। तो क्या कर सकते हो इसमें। तो वही उसमें फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे आप रहोगे तो आपको तो कोरोना फैल जाएगा, फिर किसी और को भी फैलाओगे, कहीं भी आपकी गंदगी है, गंदगी से ही फैलती है, सांस लेने से फैलती। तब उनको मैंने अच्छे से समझाया कि अब आप करो। उनको न तो फिर मैंने कहा कि मास्क लगाना है, तो उन्होंने कहा मैम मास्क नहीं है। तो मैंने अपने घर में ही पुराने कपड़ों से ही बना के उनको मास्क दिया कि आप जाओ, फिर घर में आने से पहले उनको सैनिटाइजर दिया, सैनिटाइज करो। ये सब क्या है कि हमारे देश भले शिक्षित है, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो बिल्कुल शिक्षित नहीं है, वो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है, क्योंकि उनको ना बेसिकली नॉलेज नहीं दिया गया है कि आप क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं इस कोरोना काल में, कोविड में ये हेल्प करी कि चलो बच्चे को बताऊं, समझाऊं कैसे आप अपने आप को संभाल सकते हो। और तो और उनके माँ बाप भी जो गलियों में जाते रहते हैं, तो बस थूकते रहते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं कुछ भी। तो मैंने उनको भी समझाया सोशल डिस्टेंस रखते हुए कि आप लोग ये ना करें, केवल मास्क पहन लेना ही जरूरी नहीं है। नहीं मैम जी मैंने तो मास्क लगाया है। मैंने उनको बोला इसको साफ कब करते हो, तो उन्होंने बोला साफ करना क्या जरूरी है। फिर मैंने उनको बोला नहीं, ये साफ रखोगे तो ही आपका कोरोना आपके पास नहीं आएगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उनको बताया शिक्षा के माध्यम से, बहुत चीजें। उसी में बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा कि बेटा आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, तो मैम मेरे पास पेंसिल नहीं है। चलो मैंने उनको वो पेंसिल भी दिया कि पेंसिल लो, रबड़ लो और आप अपनी पढ़ाई करो, ताकि कुछ है अगर कुछ ना हो तो आप मेरे पास आओ। और घर में भी बैठ के पढ़ाया, 1-1 मीटर की दूरी पे उनको बैठाया, 5 बच्चे ही सही, एक बार में 5 बच्चे, अभी फिर 5 बच्चे 1 घंटे बाद, ऐसे करके मैं 10-12 बच्चों को पर डे पढ़ा के बताती हूँ कि बच्चे आप लोग ऐसे करना, सफाई रखना, हाथ सफाई। तो वो बच्चे आज हमारे इतने हैं कि आज ही वही बच्चे हमारे भविष्य बनेंगे। और सब कोरोना काल के लिए मैंने वीडियो भी बनाया, उनको दिखाया कि आप देखो क्या होता है, इससे कैसे प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या होता है। और उतना ही नहीं, मैं उनके मम्मी पापा को भी बुलाया कि आप आओ मेरे घर में बैठो, मैं आपको ये सब दिखाती हूँ। वो सब किया, तब वो भी आज जाके करना शुरू किए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने तरफ से 10 बच्चों को, माँ बाप को और 10 बच्चों को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना का बचाव करने को बताया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्रीमती कुंदन चौधरी। याद आ गया टीचर पे, जो कि ऐसा है, अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। और दूसरी बात मेरे को ये भी एक और छोटा सा कोट मुझे याद आया, जब आप अपने एड्रेस में आप कह रहे थे कि एजुकेशन इज व्हाट सर्वाइव्स व्हेन व्हाट हैज बीन लर्न्ड हैज बीन फॉरगॉटन। एजुकेशन वही है कि जो आपने याद किया है वो भूल जाने के बाद जो दिमाग में बचता है, दैट इज एजुकेशन। तो यस, इसमें तो हम सब स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकले हुए हैं, तो हम ये बिल्कुल समझेंगे कि ये हमारे देश पे बहुत ही एप्ट बैठता है।
हम पढ़ाई हुई चीज भूल जाते हैं और जो बचता है वो एजुकेशन हो जाता है। इसीलिए सड़कों पर थूकना, हमारे अगर ये कोरोना का अगर हम इंसिडेंट छोड़ भी दें तो इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है एक साल में। और ये कोरोना से अभी कुछ लाख लोग मरे हुए हैं, 2 लाख लोग संक्रमित हैं और कुछ हजार मरे हैं, और इसका हमने इतना बड़ा फियास्को बना दिया। बट ट्रैफिक एक्सीडेंट से हर साल इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 12 लाख लोग मरते हैं। और तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसा लोग को पेशेंस नहीं है। जब आप रोड पे रहते हो तो ये एजुकेशन हमको बचपन में बच्चों को देनी चाहिए कि रोड जो है सार्वजनिक संपत्ति है, इस पे जब चलना है तो खुद का बचाव करना है और हमको दूसरे के बारे में भी सोचना है, विच इज एग्जैक्टली लाइक कोरोना। कोरोना में क्या करना है? अगर आप अपने आप को बचाओगे तो आपके आसपास के लोग भी बचे रहेंगे। तो अब मैं दूसरा अपने आखिरी पैनलिस्ट बट नॉट द लीस्ट स्नेहिल सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगा। He is a relationship manager for weddings.in. It is one of the most leading company जो कि event management की कंपनी है और उसमें one of the most leading company है। तो स्नेहिल जी, आपका जो इंडस्ट्री है उस पे उसकी अभी क्या स्टेटस है, वो थोड़ा आप हमारे पैनल मेंबर्स को बताइए और अपनी राय बताइए आगे की कोविड-19 के आगे आपकी इवेंट इंडस्ट्रीज में क्या क्या ध्यान रख के क्या होता है कि इवेंट तो सबकी लाइफ में आता है, कभी बर्थडे में जाना होता है, कभी शादी में जाना होता है, कभी कुछ छोटे मोटे चीज तो लगे रहते हैं। तो ऐसे में एक आदमी क्या क्या ध्यान रखे और कोविड-19 के आगे ये आगे कैसे चलेगा? तो माइक इज ओवर टू यू सर। Thank you so much, Mr. Pallav Sinha. And I would like to thank प्रशंसा फाउंडेशन। So अगर सबको पता नहीं हो तो मैं एक बार ये चीज भी बताना चाहूंगा। प्रशंसा फाउंडेशन क्या है? प्रशंसा फाउंडेशन इज प्रयास, संघर्ष और साहस, इन सबको आप शॉर्ट फॉर्म में लेके आओ तो इसको कहते हैं हम प्रशंसा। तो जैसे ये एनजीओ काम कर रहा है, वैसे क्या है, देश में एनजीओ तो काम कर ही रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। और वैसे ही जो बहुत सारे, सिर्फ कंपनी ही नहीं है, जो पर्सनल बंदे हैं, एक सिंगल आदमी है, वो तो स्ट्रगल कर ही रहा है। वैसे वैसे बड़ी बड़ी बिजनेस, बड़े बड़े और छोटे और बड़े हर तरीके का बिजनेस इफेक्ट हुआ है इस कोविड-19 की वजह से। तो अभी मैं उस एक ऐसे फील्ड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा सोशल गैदरिंग होता है, और इस वायरस ने उसी चीज पे स्ट्रेट फॉरवर्डली सिर्फ उसी चीज पे अटैक किया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, जहाँ पे सोशल गैदरिंग इज वेरी इम्पॉसिबल। आज के डेट में जो इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कराते थे, जहाँ पे एक इवेंट, एक शादी में अगर 150 से 200 लोग आते थे, आज के डेट में सरकार ने मैक्सिमम 50 लोगों को अलाउ किया है। तो मैं इसका एक इंस्टेंस शेयर करना ये चाहूंगा कि एक बार मैं अपने कस्टमर से बात कर रहा था कि सर आपका इवेंट आप करवाने वाले थे, आप कब करवाओगे, कितने लोग आएंगे? तो उन्होंने बोला कि मुझे इवेंट कैंसिल कराना है। अब कोई भी कंपनी इवेंट कैंसिल तो नहीं करवा सकती, तो उन्होंने हमको फोर्स किया कि एक बार कस्टमर से बात करो कि उनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं करवाना चाह रहे कोई। तो वैसे तो हमको पता था बिकॉज ऑफ कोरोना वो नहीं कराना चाह रहे थे इवेंट, तो हमने उनको बताया कि आप 50 लोगों का इवेंट करवा सकते हो। तो उस कस्टमर ने आगे से जो मुझे कहा, तो उसके बाद मेरे पास उसका रिप्लाई नहीं रहा। कस्टमर ने ये कहा कि 50 लोगों को अलाउ किया है सरकार ने, अब मेरे जो रिलेटिव्स हैं वही 70 से 80 लोग हैं, तो मैं किनको नहीं बुलाऊं? तो क्या ये बहुत बड़ा एक इशू बनता है कि कौन से रिलेटिव्स को नहीं बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए? तो क्या है, शादी एंड बर्थडे फंक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसमें रिलेटिव्स मिलते हैं, तो क्या है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। ये बात बहुत ही ज्यादा, सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर वो मिल के भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो फिर उस मिलने का मकसद ही पूरा नहीं हो पाता है, मकसद ही नहीं रह जाता। करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग ये जो कोविड-19 आया है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारे इंडस्ट्री पे बहुत ही हैवी इम्पैक्ट कर रहा है, एंड जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से हम लोग का इवेंट कैंसिल हो रहे हैं, इवेंट इनफैक्ट आ ही नहीं रहे हैं। इस साल के लिए 2020 को हमने इस साल के लिए लेट गो ईयर कर दिया है। बट डीप डाउन एट द बॉटम ऑफ आवर हार्ट एज अ ह्यूमन बीइंग हम जानते हैं कि ये कोविड-19 तो एक जो बीमारी है, ये तो अभी आई है, हमने इससे बड़े बड़े महामारियों से पहले भी सामना किया है, और क्या है, हम डट के रहे हैं। अभी यही है कि अब हम लोग हमको अपने आप को संभालना है विथ सोशल डिस्टेंसिंग, टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन कि हम कोविड-19 में किस तरीके से अपने आप को आगे लेके चले। मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन करना, अगर सोशल गैदरिंग पे अगर हम आगे अलाउ भी होता है
तो हम उस सोशल गैदरिंग में किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करें। तो कैसा है, कोई इवेंट होता है, बहुत सारी बड़े बड़े कंपनियों ने इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी जगह पे अगर आपको एंट्री लेनी है, लाइक कहीं हो गया, मॉल हो गया या सुपरमार्केट हो गया, तो पहले आपका टेम्परेचर स्कैन होगा, जो भी चीज अंदर में होंगी प्रेजेंटेबल या फिर जो शॉप हो गया या कुछ भी हो गया, उन सब जगह पे हर चीज पहले से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। तो क्या है, बेसिकली इसको अगर शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में कहा जाए तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अभी क्या है, सरकार तो अपनी तरफ से ले ही रही है, स्टेप्स ले रहे हैं, और अब हम इंडिविजुअली भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सीख रहे हैं, हम लोगों ने भी सीखा है। और मैं आजकल के डेट पे छोटे छोटे से बड़े बड़े, हम अगर पीछे सब्जी भी लेने जाएं अपने घर के पीछे, तो वो सब्जी वाला भी हमको पहले सैनिटाइज करवाता है और तभी अपने सब्जियां हमको बेचता है। और कैश तो हम नहीं कर सकते, तो मोस्ट ऑफ द जो छोटे छोटे बिजनेस थे उन लोगों ने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कैश हैंडलिंग बहुत कम हो जाए। एंड जब आप ये पॉइंट उठा रहे थे, तो आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज क्या ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से वी कैन फाइट कोरोना। एंड सोशल गैदरिंग के जहां तक बात रह जाती है, वहां पे तो यही है कि वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अब एक इंडस्ट्री, अब देखो कोई शादी करना तो नहीं छोड़ेगा, शादी तो सबको करनी है, और क्या है, सोसाइटी में सबको बुलाना है, बातचीत करना है। शादी एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन जब तक लोग आएंगे नहीं आसपास तो सेलिब्रेशन तो होगा नहीं। तो बेसिकली यही है कि हमको अब हर तरीके का प्रिकॉशन को अपने हाथ में लेके चलते हुए हमको आगे बढ़ना है, एंड सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, which is very impossible in scenario like event and everything, but still we'll have to figure out a way. Basically we are waiting for a vaccine, जिसको बनने में करीबन अब 2 से 2.5-3 साल भी लग सकता है, एंड who knows कि शायद वैक्सीन नहीं भी आए, बट क्या है, सम और द अदर वे वी ह्यूमंस विल फाइंड अ वे कि हम इससे कैसे लड़ें, हमारी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जैसे हमारे प्रीवियस पैनल मेंबर्स ने कहा है कि काढ़ा पिया जाए, दूध पिया जाए, दूध में हल्दी मिला के पिया जाए। तो हमको अपने तरीके से लोगों को बता तो देना है, लेकिन सबसे पहली बात, लोगों को, इससे पहले कि लोगों को हम बताएं, हमको खुद का भी प्रिकॉशन लेना है। आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखोगे, तभी जाके आप बाहर के लोगों को सुरक्षित रख पाओगे। और अगर हर बंदे ने, हर एक आदमी ने अगर ये चीज सोचना चालू कर दिया, तो कोरोना तो हमको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहिल जी। आपके व्यूज, एक्चुअली इवेंट इंडस्ट्रीज जो है सबका जुड़ाव होता है, लाइक कोई बर्थडे मनाता है, कोई शादी में जाता है, तो बिल्कुल हमको बेसिकली आपका यही कहना था कि हमको खुद का अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दे ऑलवेज रिमेंबर देयर फंडामेंटल राइट्स बट दे ऑलवेज फॉरगेट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। बड़ी कहावत है हमेशा कि लोगों को अपने राइट्स बहुत याद रहते हैं, लेकिन जो राइट्स के साथ जो ड्यूटी आती है, लोग वो ड्यूटी भूल जाते हैं। तो इस कोरोना में भी यही है, ग्रेट पावर ऑलवेज कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे अभी अगर हमको सरकार ने इतने बड़े लॉकडाउन के बाद अगर हमको सड़क पर निकलने की आजादी दी है, काम वापस इकोनॉमी फिर से सीधी करने की हमको इजाजत दी है, तो हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको इसके साथ साथ जो गाइडलाइंस जो आई हुई है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये आरोग्य सेतु ऐप एंड ऑल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी जारी की जाती है, वो आप एक बार जरूर पढ़े। कोरोना वायरस जो है, इसके ऊपर अभी रिसर्च खत्म नहीं हुआ है। कल परसों ही अगर आप देखें तो नए सिम्टम्स ऐड किए गए हैं। द सडन लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, कि आपका टेस्ट अगर तुरंत से, कल सब कुछ सही था और अगर आज खत्म हो गया, आप कुछ टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोरोना है। ये कल या परसों में ऐड किया गया है। तो कोरोना पे जो रिसर्च है ये ऑनगोइंग है, एंड इन दिस केस व्हाट वी ऑल कैन डू टू द बेस्ट इज कि स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे प्रोटेक्टेड। स्थिति इतनी भी खराब नहीं है, इससे भी बहुत बुरे बुरे वायरस, जैसे सार्स वायरस आया था जिससे बहुत सारे मर गए थे, और उसमें तो सेकेंड वेव आया था और उसमें थर्ड वेव भी आया था। तब ना तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप हुआ था। आज हम 2 साल के अंदर कोरोना वायरस का वैक्सीन करने का दावा कर रहे हैं, तब वैक्सीन बन जाएगी इसकी कोई श्योरिटी ही नहीं थी। तो हम ह्यूमंस ने लाइक हमें ये एक होता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमारे ऊपर अभी ये नेसेसिटी है, हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो पीपल ऑफ साइंस, दे आर ऑल इस पे लगे हुए हैं कि हम जल्दी से जल्दी कोरोना का उपचार निकालें। और लेकिन तब तक जो है ये मास्क, ये हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ी सी सूझबूझ, इसके साथ हमको जीना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि
इस कोरोना समय में सभी ने बोल दिया कि हमें क्वारंटाइन होना चाहिए, ऐसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर कोई करते हैं तो हमारे जो शिक्षित लोग होते हैं वो करते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको इसलिए बताती हूँ, आप कहीं भी देखिए नेता जब अगर निकलते हैं देश की सेवा में, उनके पीछे पीछे 10 रहते, ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है, ना तो मैं उनसे अपनी इस व्यू के अनुसार कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से लोगों को बचाव के लिए निकले हैं, पहले आप अपने में सुरक्षित होना सीखिए, खुद को सुरक्षित करना सीखिए। वैक्सीनेशन आना ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम अपने आप में किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, तो पहली सुरक्षा खुद की करनी चाहिए, देन हमें दूसरों को इसके बारे में अपनी राय देनी चाहिए कि आप किस तरह से सुरक्षित रह सकते हो, किस तरह से अपनी देश के बारे में सोच सकते हो और देश को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो। जो सब्जी वाले हुए, जैसे हमारे स्नेहल भाई ने कहा है कि सब्जी वाले होते हैं वो सैनिटाइज रखते हैं, लेकिन क्या ऐसे आप बड़े बड़े ये में जाके देखिए वो क्या सैनिटाइज होते हैं? उन्हें सबसे पहले खुद को सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं जब कस्बे में घूमती हूँ या जगह जगह घूमती हूँ तो शायद मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो लोग उनके सामने अगर ये प्रस्ताव रखा जाता है तो वो बोलते हैं मैम ये तो ऐसे ही होता है। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, ये जो सेतु ऐप है इसके बारे में बहुत लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि ये ऐप है क्या। ठीक है, सरकार ने इसके बारे में बताया है कि ये आपका बॉडीगार्ड है, आपकी बॉडी मतलब किस प्रकार, लेकिन उन्हें ये महसूस नहीं होता कि ये कैसे है। उसको डाउनलोड करते हैं, आपकी स्थिति सही है, बस इसके बाद में उनको ये जानकारी नहीं है कि किस प्रकार जब अगर आप कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनके बीच में जाते हो तो ये आपको किस तरीके से इंडिकेट करता है, या आप किसी से टच हो गए हो तो वो किस तरीके से आपको इंडिकेट करता है। तो पल्लव जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर इसकी जानकारी आपके पास हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करीब करीब सभी को बताने की कोशिश करें, ताकि वो इस चीज को समझ सके और देश के हर एक लोग इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी सुरक्षा कर सके। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। और यस बिल्कुल, प्रशंसा फाउंडेशन की तरफ से फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती है हम बिल्कुल उसका फॉलो करेंगे, और वो हमको करना ही पड़ेगा ताकि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं और खुद हम भी प्रोटेक्टेड बिल्कुल रहें। डॉक्टर कनकलता, आपको अगर कुछ अगर आप कुछ ऐड करना हाँ चाहते हैं इसको तो बिल्कुल। हाँ पल्लव जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में बहुत सारे जो शहरों से माइग्रेशन हुई है, तो अगर हम चाहे तो प्रशंसा फाउंडेशन या कुछ और भी जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो आपके फॉलोवर होंगे जिन तक ये बात जाएंगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बेसिकली मजदूर हैं जो कहीं किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे या कहीं ऐसे जगह पे वो काम कर रहे थे, लेकिन अब वो फिर से गांव की ओर लौटे हैं और गांव में उनके पास अगर कोई साधन है तो एक है खेती या पशुपालन। तो अगर उनको इसके बारे में अवेयर किया जाए, जानकारी दी जाए, ताकि वो कुछ अपना रोजी रोटी जुटा सके, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, गोट्री है, या पशुपालन में भी और भी थोड़ा प्रगतिशील तरीके से पशुपालन करना है, या फिर वैल्यू एडेड फसल लेना, जैसे फूलों की खेती करनी हो, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन है, मशरूम कल्टीवेशन है, इन सब के बारे में उनको जानकारी देना बहुत जरूरी हो जाएगा। और इस क्षेत्र में कुछ काम किया जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो खेती पे इतना दबाव बढ़ेगा और एक छुपी हुई बेरोजगारी हमारे देश में फिर से अपना सर उठाएगा, और जब उनको उससे प्रॉपर आय इनकम नहीं होती है तो फिर वो अराजक क्षेत्रों में जाते हैं, चोरी डकैती वगैरह बढ़ती है। तो ये भी आज हमारा एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि जो माइग्रेंट पीपल जो गांव में गए हैं उनके लिए खेती से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशन उनको प्रोवाइड करवाया जाए।
तो इस पे भी कुछ काम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पल्लव जी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो आती है ऑब्वियसली उस सेफ्टी से पहले ऑक्यूपेशनल आता है। तो हम सेफ्टी जी का ध्यान तभी, तो बिल्कुल सरकार को हमारी अपील होगी, हमारे फाउंडेशन की तरफ से सरकार को अपील होगी कि उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे लाइक एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर किसान अभी यहाँ से गाँव गए हैं, तो मेरा तो ये पॉइंट है कि वो देयर इज अ रीजन वो एक गांव छोड़कर शहर आए थे, क्योंकि गांव में उनकी जीविका के लिए पूरे संसाधन थे नहीं। तो अब जब वो वापस गांव के लिए वो लोग पलायन किए हैं, तो हमको ये सरकार को इस चीज पे स्ट्रेटेजिकली ध्यान देके काम करना पड़ेगा कि वो गांव या गांव के आसपास ही उनको लाइक उनको जॉब प्रोवाइड कराएं, उनको उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दें। नहीं तो वो कुछ भी करने पे आतुर हो जाएंगे। अब एक एक फैमिली को बचाने के लिए एक आदमी कुछ भी कर सकता है। तो बिल्कुल ये चीज मैडम आपने बहुत सही कही। अगर कोई और भी पैनल मेंबर अगर आना चाहता है तो प्लीज माइक ऑन करके आप आ सकते हैं। और फिर मीटिंग का अब बस आखिरी 2 मिनट बच गया है। सारे पैनल मेंबर्स ने अपनी जो बात उनको जो कहने के लिए हमने आज बुलाया था ऑन कोविड-19 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उस पे उन्होंने अपनी सारी बातें रख दी हैं और हम सब ने उनकी बातें सुनी है। सो है हमको वी हैव टू लुक टुवर्ड द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड। आप काले बादल को देखोगे तो निराशा ही आएगी, बादल का किनारा जो चमकता हुआ होता है वो एक आशा की किरण की तरह होता है। तो हमको अब एक प्रोटेक्शन और सब कुछ वो सब लेकर हमें काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मास्क पहनिए और काम पे चलिए। महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने ये समझा कि जान तो इम्पोर्टेंट है, ये जहान भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जहान नहीं बचाएंगे, अपनी देश नहीं बचाएंगे, अपनी इकोनॉमी नहीं बचाएंगे, तो फिर सबकी जान जानी ही जानी है। अपनी इस मीटिंग को अब ऑफिशियली एंड करते हैं। जी पल्लव जी, मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार का प्रशंसा फाउंडेशन कम से कम महीने में एक बार या जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप इस तरह के विषय पे पैनलिस्ट को लेकर के कार्यक्रम करते रहें, ताकि हम लोग जो अभी इस लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से हम बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके माध्यम से हम पहुंच पाए। ये आप कोशिश जारी रखिए, इसके लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। स्नेहिल जो कि हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर हैं प्रशंसा फाउंडेशन के, ट्रेजरी भी हैं, तो उन्होंने जो हमें प्रशंसा फाउंडेशन का पूरा बताया था कि प्रयास, साहस और संकल्प और साहस। तो बिल्कुल हमने ये संकल्प लिया ही है कि हमको साहस दिखाना है इस टाइम पे। और अगर देखिए, अगर हम सब कोरोना को एक सेकंड के लिए किनारे भी रख दें, तो हमारे देश में चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है। तो बिल्कुल ये ऐसा प्रोग्राम हम आगे जारी रखेंगे। ऑफिशियली आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर संजीव कुमार सिन्हा, डॉक्टर कनकलता, डॉक्टर BS खद्दा, श्रीमती कीर्ति ठाकुर जी, श्रीमती कुंदन चौधरी जी, स्नेहिल सिन्हा, आप सब पैनल पे आए, अपना कीमती वक्त दिया हमको। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुलाकात होगी अगली मीटिंग में। नमस्कार।